चलो आज हम लोग देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। अगर मैं बात करता हूँ डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए डीएनए रेप्लिकेशन, पहले तो हम ये समझें कि डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब अगर हम देखें तो डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, डीएनए से डीएनए का बनना ही हमारा क्या कहलाता है, डीएनए रेप्लिकेशन। देखो रेप्लिकेशन का मतलब पहले तो हम इस वर्ड को समझें, रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है। अगर मैं रेप्लिकेशन की बात करूं तो रेप्लिकेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि कोई चीज़ की मतलब कोई चीज़ रेप्लिकेट कर रहा है। रेप्लिकेट मतलब उसकी प्रतिलिपि तैयार हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, डीएनए से डीएनए का बनना ही रेप्लिकेशन कहलाता है। ये चीज़ तो हमें यहाँ पे क्या है पता होना चाहिए। अब मान लेते हैं ये सेल में वैसे होती होगी, तो मान लेते हैं कोई यहाँ पे क्या है, कोई सेल है। अब इस सेल में हम अगर माने तो जाहिर सी बात है अगर प्रोकैरियोट होगा तब भी डबल स्टैंड सर्कुलर डीएनए तो देखने को मिलेगा, बट प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होगा। ठीक, अब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में अगर हम देखें ये यहाँ पे क्या है, इसका डीएनए है। अगर इस बैक्टीरिया के अंदर इसका ये डीएनए है तो हमें पता है ये बैक्टीरिया यहाँ पे क्या करेगी, न्यू जनरेशन के लिए इसे डिवाइड होना पड़ेगा। अगर ये बैक्टीरिया न्यू जनरेशन के लिए डिवाइड करेगी तो अपने ही जैसे यहाँ पे क्या है, दो डॉटर सेल प्रोड्यूस करेगी। अब अगर ये दो डॉटर सेल प्रोड्यूस करेगी तो जाहिर सी बात है जब यहाँ पे अगर हम देखें जो दो डॉटर सेल बनेंगी तो उसमें यहाँ पे क्या है, उस मतलब उन सेल में डीएनए का भी फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक स्टैंड जो होगा वो यहाँ पे क्या होगा, पुराना ही होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें एक स्टैंड यहाँ पे क्या है, पुराना होगा। ये अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि इसे ये ऐसा क्यों होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक इस तरीके से, यहाँ पे अगर हम देखें एक यहाँ पे डीएनए से मीन्स यानी क्या है, जैसे एक सेल है तो उसके अंदर यहाँ पे क्या होगा, वन डबल स्टैंड सर्कुलर डीएनए। अगर एक डबल स्टैंड सर्कुलर डीएनए है, जब ये डिवाइड करेगी तो दो डॉटर सेल प्रोड्यूस करेगी। अगर दो डॉटर सेल प्रोड्यूस करेगी तो यहाँ पे दो डॉटर सेल, तो यहाँ पे डीएनए जब रेप्लिकेट हो पाएगा तभी जाके वहाँ पे दो डॉटर सेल प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे देखो डीएनए से नए डीएनए का बनना ही हमारा क्या है, यही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, रेप्लिकेशन। ये हमें यहाँ पे क्या पता होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाता है, जिसे यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे एम्स में आया हुआ क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यहाँ पे ये बोला गया था कि प्रोकैरियोट सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोट्स डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस अब इसमें यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ था, इसमें अगर हम देखें तो एक ऑप्शन जो दिया हुआ था वो G1 दिया हुआ था। जो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ था वो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे S दिया हुआ था। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो सकता है, G2 हो सकता है। जो फोर्थ ऑप्शन दिया था वो क्या दिया था, वो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन दिया था वो ये था, प्रायर टू बिफोर बाइनरी फिजन। अब यहाँ पे अगर देखें तो उसमें पूछा क्या गया है, देखो ये डीएनए रेप्लिकेशन से ही हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो उन्होंने पूछा क्या है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें जो डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस, डीएनए रेप्लिकेशन कब हुआ होगा। देखिए रेप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट कब पड़ रही है, अभी जैसे हमने कहा कि जो एक सेल है, यहाँ पे अगर हम देखें जो एक सेल है, अगर इस सेल से यहाँ पे क्या है, दो सेल बनानी है, तो यहाँ पे अगर इसका एक, तो यहाँ पे क्या है, पैरेंटल डीएनए है। इस पैरेंटल डीएनए से जब यहाँ पे एक दो सेल बनानी है, दो सेल से जो नया डीएनए बनेगा वो यहाँ पे डीएनए जब रेप्लिकेट हो पाएगा तभी तो ये दो सेल बनेंगी। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम देखें, अब हालांकि मुझे पता है उन्होंने पर्टिकुलर किसमें पूछा है, प्रोकैरियोट में पूछा है। तो प्रोकैरियोट्स में उन्होंने क्या पूछा है कि डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस। अब डीएनए रेप्लिकेशन कब पाया जाता है, तो यहाँ पे अगर हम देखें जीवन, तो जीवन में तो यहाँ पे नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स में हम लोग जब सेल डिवीजन पढ़ते हैं तो वहाँ पे इस चीज़ हम लोग को बताई जाती है कि डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पाई जाती है। अब देखो उन्होंने पर्टिकुलर क्या पूछ रखा है कि प्रोकैरियोट। अब प्रोकैरियोट पूछ रखा है तो यहाँ पे एस फेज भी
नहीं हो सकता है। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि एस फेज होना चाहिए, बट यहाँ पे एस फेज नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने पर्टिकुलर किसके लिए पूछ लिया है, प्रोकैरियोट्स के लिए पूछा होगा। अगर इन जनरल पूछ लेता तो हम एस फेज मतलब यहाँ पे क्या है टिक कर सकते थे, वो सही हो सकता था। बट उन्होंने पर्टिकुलर एक चीज मतलब पर्टिकुलर के लिए पूछ रहे हैं कि प्रोकैरियोट्स के लिए, G2 तो हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे जो इसका बेस्ट ऑप्शन जाएगा वो क्या जाएगा, प्रायर टू बिफोर बाइनरी फिजन। यहाँ पे यही इसका यहाँ पे क्या है करेक्ट ऑप्शन होगा। अब अगर हम देखें इसमें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें यहाँ पे क्या पता होनी चाहिए डीएनए रेप्लिकेशन में। अब अगर मैं बात करूँ कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है या सेमी कंजर्वेटिव होता है, तो यहाँ पे अगर हम देखें जो डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव। अभी हम बात करूंगा कि सेमी कंजर्वेटिव हम इसे क्यों बोल रहे हैं। तो ये कैसा होता है, डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव। अब इसे क्यों बोल रहे हैं सेमी कंजर्वेटिव, तो देखिए जैसे अगर मैं बात करता हूं कि ये कोई एक पेरेंटल डीएनए है, ये अगर मैं बात करूं एक पेरेंटल डीएनए है। अब यहाँ से अगर मुझे यहाँ पे कोई नया डीएनए बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो फर्स्ट प्रोसेस होगी इसे हम यहाँ पे क्या करें, अनविंडिंग करें मतलब यहाँ पे दोनों स्टैंड को यहाँ पे क्या कर दें, अलग कर दें। हालांकि ये रेप्लिकेशन प्रोसेस में देखेंगे कि इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहली प्रोसेस जो यहाँ पे होती होगी वो यहाँ पे क्या होती होगी, अनविडिंग। ठीक, अनविडिंग मतलब यहाँ पे सिंपल आप समझ लीजिए कि दो स्टैंड को हम सिंपली अलग कर रहे हैं। दूसरी चीज यहाँ पे क्या हो रही होगी कि यहाँ पे क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। यहाँ पे क्या है, न्यू चेन का फॉर्मेशन हो रहा होगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखो इसे हमने सेमी कंजर्वेटिव क्यों बोला। अब देखो जैसे न्यू चेन का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये भी क्या है, और ये भी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या है, ये ओल्ड चेन है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अब जो न्यू फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन का जो फॉर्मेशन हो रहा होगा वो कुछ इस प्रकार हो रहा होगा, और इधर भी अगर हम देखें तो न्यू चेन का फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार का हो रहा होगा। तो आप देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये वाला कैसे था, ये क्या था, पेरेंटल। ये अगर मैं बात करूँ ये क्या था, पेरेंटल डीएनए। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखो एक स्टैंड तो यहाँ पे पेरेंटल दिख रहा है। अगर मैं इस स्टैंड की बात करूँ तो यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, ये पेरेंटल तो यहाँ पे क्या है दिख रहा है। बट ये अगर मैं बात करूँ तो ये कैसा है, न्यूली सिंथाइज्ड। अगर मैं बात करूँ ये कैसा है, न्यूली सिंथाइज्ड। और यहाँ पे भी सेम ऐसा है। तो यहाँ पे अगर हम इसीलिए क्या बोल रहे हैं, ये कैसा कंजर्वेटिव है, तो ये कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव। सेमी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, हाफ, यानी क्या है, सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस मीन जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। क्यों, क्योंकि अगर मैं बात करूँ जो न्यू डीएनए बनता है उस डीएनए में जो एक स्टैंड होता है वो तो पेरेंटल होता है, और जो दूसरा स्टैंड होता है वो कैसा होता है, न्यूली सिंथाइज्ड होता है। ये हमें यहाँ पे क्या समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सेमी कंजर्वेटिव का आइडिया किसने दिया। अगर मैं पूछूं कि सेमी कंजर्वेटिव उन्होंने ये किसने आइडिया दिया कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ पे होता है। कंफ्यूजन इसलिए हो जाता है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक और दो साइंटिस्ट आते हैं। एक तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मिल्सन, और यहाँ पे क्या है, स्टॉल, एक साइंटिस्ट आते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोगों को ये लगता है कि जो सेमी कंजर्वेटिव का आइडिया है वो यहाँ पे मिल्सन एंड स्टॉल ने दिया था, बट ये बिल्कुल गलत है। अब ये आइडिया किसने दिया था, ये दिया था वाटसन एंड क्रिक ने। अगर मैं बात करूँ सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन का आइडिया किसने प्रपोज किया, तो ये वाटसन एंड क्रिक ने किया। ये एनसीईआरटी में साफ मेंशन है। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक
और ये किस पे बेस्ड था, तो अगर मैं बात करूँ ये बेस्ड था कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, ये इस पे बेस्ड था। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि सेमी कंजर्वेटिव को प्रूव किसने दिया, तो साइंटिस्ट थे मिल्सन एंड स्टॉल। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे क्या है प्रूफ किसने दिया, तो जो प्रूफ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सेमी कंजर्वेटिव का जो प्रूफ दिया वो वहाँ पे क्या है दो साइंटिस्ट थे, और वो कौन साइंटिस्ट थे, मिल्सन एंड स्टॉल। मिल्सन एंड स्टॉल। और ये कब उन्होंने प्रूव दिया था, 1958 में। अगर मैं बात करूँ ये कब दिया गया था, तो 1958 में यहाँ पे उन्होंने क्या प्रूव दिया था। उन्होंने अब ये प्रूव मतलब यहाँ पे उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ प्रूव कर दी कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। और यहाँ पे अगर बताऊँ तो उन्होंने किस पे वर्क किया था, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वर्क ऑन, तो उन्होंने वर्क किया था एक बैक्टीरिया थी, उस बैक्टीरिया का नाम यहाँ पे क्या था, ई कोलाई। अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं तो उन्होंने क्या नाम था, ई कोलाई। अब यहाँ पे एक चीज और भी होती है कि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट में एक टेक्निक यूज कर रखी थी, वो हमें पता होना चाहिए, पूछ लेते हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ उन्होंने जो टेक्निक जो उन्होंने यूज की थी वो यहाँ पे क्या था, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या है, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, ये उन्होंने यहाँ पे क्या है टेक्निक यूज कर रखी थी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एक साइंटिस्ट और थे जिन्होंने क्रोमोसोमल लेवल पे ये बताया कि जो डीएनए होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ जो साइंटिस्ट थे अगर जिन्होंने जिन्होंने क्रोमोसोमल लेवल पे वर्क किया था, क्रोमोसोमल लेवल पे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्रूव किया कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव। तो साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो उन साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या था, टेलर। और उन्होंने किस पे वर्क किया था, तो वहाँ पे क्या है, विसिया फावा, ये एक तरीके की बीन होती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या है, विसिया फावा, वहाँ पे क्या है, विसिया फावा। अब उन्होंने क्या यूज किया था, तो मैं अगर बात करूँ उन्होंने क्या यूज किया था, उन्होंने यूज किया था रेडियो एक्टिव थियामिडीन। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या है, रेडियो एक्टिव थियामिडीन, उन्होंने ये चीज़ यहाँ पे क्या है यूज किया था। अब यहाँ पे जो हमें डिटेल में पढ़ना है, ये तो हमने एक थोड़ा इंट्रो लिया डीएनए रेप्लिकेशन का, जो हमें जो डिटेल में पढ़ना है कि उन्होंने कैसे प्रूव किया, मिल्सन एंड स्टॉल ये जो दो साइंटिस्ट थे इन्होंने किस तरीके से प्रूव किया कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो इसका पूरा उन्होंने एक्सपेरिमेंट दे रखा है, तो वो एक्सपेरिमेंट एक बार हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद हम डीएनए रेप्लिकेशन को यहाँ पे क्या है समझेंगे। ये यहाँ पे बेसिकली इन सब पे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे उन्होंने पूछा कि सेमी, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे क्या है, मतलब आइडिया ऑफ सेमी कंजर्वेटिव प्रपोज्ड बाई। तो यहाँ पे कुछ लोगों को लगता है कि मिल्सन एंड स्टॉल, बिल्कुल गलत है। मिल्सन एंड स्टॉल ने तो प्रूव किया है भाई सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ये किसने प्रूव किया, मिल्सन एंड स्टॉल ने। बट अगर पूछे आइडिया किसने दिया, अब वाटसन एंड क्रिक ने दिया। अभी हम ये आपको बिल्कुल दिखाएंगे, एनसीईआरटी में साफ मेंशन है, हम एनसीईआरटी की लाइन बाई लाइन अभी यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, एक्सपेरिमेंट ऑफ मिल्सन एंड स्टॉल।
विल्सन एंड स्टॉल। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले हमें यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे क्या समझनी पड़ेगी। उन्होंने यहाँ पे अगर हम देखें, उन्होंने ये प्रूव करने के लिए उन्होंने नाइट्रोजन के आइसोटोप को यूज किया, नाइट्रोजन के आइसोटोप यूज किए थे। अब जैसे हम यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि ये बेसिकली क्या है, एक्सपेरिमेंट ऑफ मिल्सन एंड स्टॉल। तो ये बेसिकली अगर मैं बात करूँ, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रूव पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रूव, कि उन्होंने किस तरीके से एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव कर दिया कि जो सेमी डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। इसके लिए उन्होंने कुछ चीज़ों की मदद ली, जैसे अभी हम लोगों ने देखा सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, उन्होंने एक टेक्निक यूज की। अभी टेक्निक ये क्या होती है वो हम बताएंगे, ठीक। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ आइसोटोप्स यूज कर रखे थे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जो उन्होंने कौन से आइसोटोप यूज कर रखे थे, उन्होंने आइसोटोप जो यूज कर रखे थे वो नाइट्रोजन उन्होंने लिया। नाइट्रोजन के उन्होंने 2 आइसोटोप्स लिए, एक N14 लिया अगर मैं बात करूँ, और यहाँ पे एक दूसरा जो आइसोटोप्स लिए यहाँ पे क्या N15 लिए। अब ये एनसीईआरटी में साफ मेंशन है कि ये दोनों ही नॉन रेडियो एक्टिव हैं। आप इसे ये मत समझिए कि कोई रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन है यहाँ पे। उन्होंने सिर्फ आइसोटोप्स ले रखे हैं। क्या ले रखे हैं, आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन ले रखे हैं। एक तो यहाँ पे N14। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जो N14 है वो कैसा है, लाइट है, और जो N15 है वो कैसा है, हैवी है। अब मैं यहाँ पे बात करूँ तो N15 जो है वो कैसा है, हैवी है। N15 आइसोटोप्स हैवी है और N14 जो है वो लाइट है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मान लो अगर मैं कोई डीएनए है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या है, कोई डीएनए है, और इस डीएनए में अगर मैं बात करूँ एक स्ट्रैंड जो नाइट्रोजन यहाँ पे N14 वाला है, और इधर भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी जो N14 वाला है ये। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये कैसा डीएनए होगा, लाइट डीएनए होगा। ये कैसा डीएनए होगा, लाइट डीएनए होगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे स्टैंड N14 वाला है, और दूसरा स्टैंड की अगर मैं बात करूँ तो N15 वाला है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे N14 वाला है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या है, N15 वाला है। ये कैसा डीएनए है, ये अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, हाइब्रिड डीएनए है। अब तीसरा टाइप क्या हो सकता है कि N15 और 15 वाला हो। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि एक स्टैंड ये है, एक स्टैंड ये है। अगर मैं बात करूँ N15 ये भी है, और यहाँ पे अगर बात करूँ N15 ये भी है। तो ये कैसा हो जाएगा, ये हैवी डीएनए हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, हैवी डीएनए हो जाएगा, ठीक। ये चीज़ हमें यहाँ पे क्या समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये अभी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में यूज करेंगे, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए। अगर कोई स्टैंड N14 वाला है, दूसरा भी स्टैंड N14 वाला है, तो कैसा डीएनए होगा, लाइट डीएनए होगा। एक स्टैंड यहाँ पे N14 का है, दूसरा स्टैंड अगर मैं N15 की बात करूँ तो कैसा है, हाइब्रिड डीएनए है। अगर मैं तीसरे कंडीशन की बात करूँ, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, तो एक N15 हो सकता है, दूसरा भी N15 हो सकता है, वो क्या होगा, हैवी डीएनए होगा। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ बेसिक चीजें की बात करूँ तो यहाँ पे इसे मान लेते हैं, यहाँ पे क्या है, कोई सेल है। ये अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे अगर हम देखें कोई सेल है। इस सेल में अगर मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे क्या है, सेल है। इस सेल में यहाँ जाहिर सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, डीएनए होगा, ठीक। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ, ये डीएनए है। अब ये कैसा डीएनए है, ये डीएनए अगर मैं बात करूँ तो हैवी डीएनए है, N15 और N15 वाला, ठीक। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इस सेल को यहाँ पे एक कल्चर मीडियम में रखा जाता है। ये जो कल्चर मीडियम है, ये कल्चर मीडियम कैसा है, N14 कंटेनिंग। अब N14 कंटेनिंग मतलब यहाँ पे क्या होता है, N14 उन्होंने कैसे नाइट्रोजन 14 को कैसे उन्होंने यूज किया होगा, तो यहाँ पे वो NH4Cl लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड लेते हैं, और इसका जो 14 आइसोटोप्स होता है वो कल्चर मीडियम में। ये बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, कल्चर मीडियम, ठीक। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखो, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इसका जो पेरेंटल डीएनए है वो कैसा है, हैवी डीएनए है। अगर मैं इसको यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो, ये अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ पे कैसा है, पेरेंटल डीएनए। अब इस पेरेंटल डीएनए से जब ये कल्चर मीडियम में रखा है, आप ऐसा समझो, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये कैसा हुआ, पेरेंटल डीएनए हुआ। अगर ये पेरेंटल डीएनए है, इससे जो नया डीएनए बनेगा वो यहाँ पे क्या है, किस फॉर्म में बनेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे दोनों स्टैंड कैसे हो जाएंगे, पहले सेपरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एक डीएनए, एक स्टैंड ये हो जाएगा, एक स्टैंड ये हो जाएगा।
इससे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ पे क्या है N15, और यहाँ पे भी बात करूँ ये कितना क्या है N15 यहाँ पे स्टैंड। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो नया न्यू जो स्टैंड यहाँ पे सिंथाइज्ड होगा, जो न्यूली सिंथाइज्ड स्टैंड होगा वो कौन सा होगा, 14 वाला होगा। तो जो न्यूली सिंथाइज्ड यहाँ पे स्टैंड होगा वो कौन सा होगा, 14 वाला होगा। इसी तरीके से ये अगर मैं बात करूँ तो जो न्यूली सिंथाइज्ड होगा वो यहाँ पे क्या है, 14 वाला होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ पे किस तरीके का डीएनए बन गया, एक 14 का है एक 15 का है। तो इस टाइप के डीएनए को ही हम यहाँ पे क्या है, हाइब्रिड डीएनए बोलते थे। यहाँ पे क्या बोलते थे, हाइब्रिड डीएनए बोलते थे। ठीक, ये हमें यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, ये थोड़ा मतलब लॉजिकल हमें अगर पता हो गया तो एक्सपेरिमेंट ये चीज़ हमें समझ में आ जाएगी उन्होंने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जिससे हमने यहाँ पे कल्चर मीडियम यहाँ पे क्या ले रखा है, N14 यानी क्या अमोनियम क्लोराइड ले रखा है, जो कि N14 का आइसोटोप्स है। यहाँ पे जो नाइट्रोजन ऑक्रेंस कौन सा आइसोटोप्स का है, 14 का। किसमें, कल्चर मीडियम में, ये हमें याद होना चाहिए। ठीक, अब उससे जो नए स्टैंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये हमारा वैसा है न्यूली सिंथाइज्ड स्टैंड है। अब जो न्यूली सिंथाइज्ड स्टैंड है तो इसके जो नाइट्रोजन बेस होंगे वो भी क्या होंगे, N14 वाले ही होंगे, और उनके जो न्यूक्लियोटाइड होंगे वो भी क्या होंगे, N14 वाले ही होंगे। और जो नया जो न्यू, अब जाहिर सी बात है एक 14 वाला है और एक 15 वाला, तो कौन सा डीएनए कहलाएगा, हाइब्रिड डीएनए कहलाएगा। अब यहीं पे अगर यहाँ पे 14 वाला होता तो लाइट डीएनए कहलाता, 15 वाला होता तो यहाँ पे क्या है, हाइब्रिड डीएनए कहलाता। ये चीज़ हमें यहाँ पे क्या है समझ में आई। अब यहाँ पे मैं बात करूँ उन्होंने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, जैसे बात करूँ यहाँ पे क्या है, कोई सेल है, इस सेल का यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इस सेल में यहाँ पे डीएनए होगा। इस डीएनए को यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे इस तरीके से हमने यहाँ पे दिखाया। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये कैसा है, हाइब्रिड डीएनए है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये नाइट्रोजन 15, इधर भी नाइट्रोजन 15। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, हाइब्रिड डीएनए है। ये क्या है, यहाँ पे ई कोलाई सेल है। उन्होंने वहाँ ये भी पूछा जा सकता है कि एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्सन एंड स्टॉल इज परफॉर्म ऑन, तो यहाँ पे क्या किस पे परफॉर्म किया गया, ई कोलाई सेल। तो ये ई कोलाई सेल का हमने यहाँ पे बाहर डीएनए निकाल रखा है, यहाँ का हमने यहाँ पे क्या है डीएनए निकाल रखा है। अब इस डीएनए में हमने क्या देखा, दोनों स्टैंड यहाँ पे क्या है, हाइब्रिड है। अब इसे हमने कल्चर मीडियम पे ग्रो करने के लिए छोड़ दिया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो कल्चर मीडियम है वो चीज़ देखते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं कल्चर मीडियम की बात करूँ तो कल्चर मीडियम में क्या ले लिया गया, N14। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, ये चीज़ ले ली गई। अब अच्छा, ये जो फर्स्ट जनरेशन ये कल्चर मीडियम में ग्रो करेगी तो ग्रो एक पर्टिकुलर टाइम में ही करेगी। हर सेल का अपना एक पर्टिकुलर डिवाइडिंग टाइम होता है। तो ये जो पर्टिकुलर डिवाइडिंग टाइम होता है जिसे हम यहाँ पे क्या है, फर्स्ट जनरेशन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या बोला जा सकता है, फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन मतलब कि ये सेल से जो नई डॉटर सेल बनेंगी वो उस पर्टिकुलर टाइम, उस पर्टिकुलर गैप के जो टाइम होगा उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, फर्स्ट जनरेशन। और ये जो फर्स्ट जनरेशन में जो यहाँ पे जो दो डॉटर सेल बनती हैं, इन दोनों के जो टाइम का गैप होता है उसी ये कितना होता है, ये 20 मिनट होता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कितना होता है, 20 मिनट। ये बेसिकली साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे क्या है देखा कि यहाँ पे जो ई कोलाई सेल होती है वो कितने मिनट में डिवाइड होती है। तो उन्होंने देखा कि 20 मिनट में ई कोलाई सेल जो है एक जनरेशन क्रॉस कर जाती है, मीन्स एक जनरेशन से 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस कर देती है। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सेल यहाँ पे क्या है, डिवाइड हो जाएगी। ये सेल भाई डिवाइड हो गई तो यहाँ पे क्या है, 2 डॉटर सेल बन गई। यहाँ पे अगर बात करूँ 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस हो गई। अब इन डॉटर सेल में अगर मैं बात करूँ तो इस सेल का यहाँ पे डीएनए यहाँ पे होगा, इस सेल का डीएनए यहाँ पे। अगर मैं बाहर देखता हूँ तो कैसा होगा, अब देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ एक तो यहाँ पे स्टैंड ये अलग हुआ। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एक स्टैंड यहाँ पे क्या है, ये अलग हुआ। और ये एक स्टैंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक स्टैंड यहाँ पे क्या है, ये अलग हो गया। और ये कौन सा है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, ये N15 वाला है। और ये भी अगर बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, N15 वाला है। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम देखें, इससे हमने क्या देखा था कि कल्चर मीडियम में जो मीडियम यूज करेंगे उसी को यूज करके न्यूली सिंथाइज्ड स्टैंड बनेगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा जो न्यूली सिंथाइज्ड स्टैंड यहाँ पे क्या है, ये होगा। न्यूली सिंथाइज्ड स्टैंड जो होगा वो यहाँ पे क्या होगा, N14 वाला होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे क्या है, N14 वाला होगा। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें तो कल्चर मीडियम में है उसी से न्यूली
एंथाइल स्टैंड बनेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इससे यहाँ पे क्या है, ये भी क्या हो जाएगा, N14 वाला हो जाएगा। ठीक, अब जाहिर सी बात है यहाँ पे हमने क्या देखा था, यहाँ पे अगर मैं N15 और यहाँ पे N15 वाले का देखता तो यहाँ पे क्या है, एक डीएनए यहाँ पे देखने को मिल जाता। और यहाँ पे अगर बात करूँ 14 वाला 0 है, 15 वाला 0 है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे दो डीएनए देखने को मिल रहे हैं, कौन कौन वाले, N15 और 14 वाले। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे क्या है N14 और यहाँ पे अगर बात करूँ N15 कि यहाँ पे क्या है, दो डीएनए हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ N14 के तो यहाँ पे 0 हो गए और N15 के भी यहाँ पे 0 हो गए। अच्छा, हमें ये पता है कि N14 और N15 वाले डीएनए को हमने क्या बोल रखा था, हाइब्रिड डीएनए बोल रखा था। यहाँ पे क्या बोल रखा था, हाइब्रिड डीएनए। अब देखो इस चीज़ को साइंटिस्ट लोग एक टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म करा रहे थे। ये तो हम ब्लैक बोर्ड मतलब व्हाइट बोर्ड पे ऐसा दिख सकता है, बट उन्होंने ये क्या टेस्ट ट्यूब पे देख रहे थे। अब टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या, मान लो यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में जब वो देखे तो यहाँ पे क्या है, हाइब्रिड डीएनए है। ये हाइब्रिड डीएनए है, 15 वाला है। जब ये हाइब्रिड डीएनए है तो वो जाहिर सी बात है वो कहाँ पे होगा, ग्रेविटी के कारण यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल ब्लो पॉइंट पे होगा, बिल्कुल यहाँ पे क्या नीचे होगा टेस्ट ट्यूब में। तो वो यहाँ पे कुछ यहाँ पे क्या दिख रहा था। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये जो हाइब्रिड डीएनए है, जब इसको उन्होंने टेस्ट ट्यूब में लिया तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये उन्होंने यहाँ पे क्या टेस्ट ट्यूब ली, तो हाइब्रिड डीएनए कहाँ पे होगा, ना तो हाइब्रिड मतलब क्या है, ना बहुत लाइट है और ना ही बहुत हैवी है। तो ये कहीं यहाँ पे क्या है, मिडिल में यहाँ पे क्या है वो पोजीशन, मिडिल में उसकी कहीं पोजीशन यहाँ पे मिडिल में वो कहीं ऐसा डीएनए वो दिखा होगा, ये क्या है टेस्ट ट्यूब में। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सेकेंड जनरेशन, अब यहाँ पे ये तो फर्स्ट जनरेशन थी, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या है सेकंड जनरेशन। अब अगर सेकंड जनरेशन तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40 मिनट हो जाएगा। अच्छा, सेकंड जनरेशन 40 मिनट में हो जाएगी। अब यहाँ से अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, एक स्टैंड यहाँ पे क्या है ये बन जाएगा, एक स्टैंड यहाँ पे क्या है ये बन जाएगा। यही यहाँ पे देखो ये वाले और ये वाले स्टैंड यहाँ पे क्या है ऐसे यहाँ पे क्या ओपन हो गए। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 14 वाला है, और यहाँ पे अगर एक की बात करूँ तो यहाँ पे क्या है N14 वाला है, और यहाँ पे अगर बात करूँ N यहाँ पे क्या है 14 वाला है। ये अगर मैं बात करूँ तो कैसा है N15 वाला है, और ये अगर बात करूँ तो N15 वाला है। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। अब इससे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे भी कैसा लिया गया कल्चर मीडियम, N14 कंटेनिंग लिया गया है, तो यहाँ पे N14 कल्चर मीडियम लिया गया है। ठीक, अब इसकी वजह से जो न्यूली स्टैंड डीएनए होंगे वो कौन से होंगे, N14 वाले होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इससे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे N14 वाले एक डीएनए ये हो जाएगा और एक डीएनए यहाँ पे क्या है ये हो जाएगा। और यहाँ पे एक जो नई न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए होगा ये क्या होगा N14 वाला होगा। ठीक, इसी तरीके से ये देखें तो ये भी क्या होगा N14 वाला होगा। ठीक, इसका मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कितने डीएनए मिले हमें, यहाँ पे 4 डीएनए मिले। अच्छा, यहाँ पे आप ऐसे भी समझ सकते हो जो जनरेशन होता है वो 2 की पावर n होता है। जैसे हमने बोला सेकंड जनरेशन तो 2 की पावर 2 यहाँ पे कितना 4, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे कितनी सेल मिली 4 सेल मिली। अब ये जो 4 सेल मिली, जो 4 सेल का प्रोड्यूस हुई मीन्स इन इस सेल से 2 इस सेल से 2, तो यहाँ पे कितनी 4 सेल प्रोड्यूस हुई। जो 4 सेल प्रोड्यूस हुई उनके डीएनए कुछ इस टाइप के हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो यहाँ पे N14 और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ N14 वाले, तो यहाँ पे 2 डीएनए देखने को यहाँ पे क्या मिल जा रहे हैं। और यहाँ पे एक N14 और N15 वाले भी दो डीएनए देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें N14 और यहाँ पे भी यहाँ पे क्या है N15 वाले, यहाँ पे क्या है 2 डीएनए देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, हम N14 और 14 वाले को क्या बोल रहे थे, लाइट डीएनए बोल रहे थे, तो हम लोग इसे यहाँ पे क्या लाइट डीएनए बोल रहे थे। और N14 और 15 वाले डीएनए को हम यहाँ पे क्या बोल रहे थे, इसको हम हाइब्रिड डीएनए बोल रहे थे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है टेस्ट ट्यूब में 2 डीएनए देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए अगर हम यहाँ पे क्या है टेस्ट ट्यूब बनाए, मान लो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ऐसे हमने यहाँ पे क्या है टेस्ट ट्यूब लिया। अब इस टेस्ट ट्यूब में तो भैया 2 डीएनए हो गए, 2 डीएनए के टाइप हुए, डीएनए तो 4 है, 2 डीएनए के टाइप मतलब एक लाइट डीएनए है और एक हाइब्रिड डीएनए है। तो जाहिर सी बात है जो लाइट डीएनए होगा वो कहाँ पे होगा, लाइट है मीन्स हल्का है तो वहाँ पे क्या है वो ऊपर होगा, अपर साइड होगा। और जो मीडियम है मीन्स हाइब्रिड है वो यहाँ पे क्या होगा उसके ब्लू साइड होगा। ठीक, अब यही प्रोसेस होती है। यहाँ पे हम क्या है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ
ये छोटा पड़ रहा है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये क्या है, थर्ड जनरेशन में जा सकता हूँ, इसके बाद फोर्थ जनरेशन में जा सकता हूँ। तो देखो थर्ड जनरेशन में गया, अब यहाँ पे इसका थोड़ा रफ आइडिया लेते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जो मैं यहाँ पे थर्ड जनरेशन में, अगर मैं थर्ड जनरेशन में जा रहा हूँ, ठीक, अगर देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ, अगर मैं देखूँ यहाँ से क्या है थर्ड जनरेशन, अगर मैं यहाँ पे क्या है थर्ड जनरेशन में जा रहा हूँ, थर्ड जनरेशन में जा रहा हूँ, नेक्स्ट ये हमने यहाँ पे क्या है मीडियम ले रखा है, यहाँ पे अगर हम देखें ये मीडियम ले रखा है। तो इससे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या है 2 की पावर n, मतलब यहाँ पे क्या है 2 की पावर, यहाँ पे क्या है 3, 2 की पावर 3 मतलब यहाँ पे कितना है 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये 8 आ जाएगा। अब इसमें अगर मैं देखूँ तो देखो हाइब्रिड जो है वो कंजर्व है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ N14 और यहाँ पे क्या है N15 वाले यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2 DNA हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ N14 वाले, और यहाँ पे अगर बात करूँ N14 वाले, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 6 DNA हो जाएंगे। इसी तरीके से मैं फोर्थ जनरेशन में जा सकता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो यहाँ पे क्या है फोर्थ जनरेशन, अब जो मैं फोर्थ जनरेशन में जाऊँगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 की पावर 4, तो ये कितना आ जाएगा 16। और यहाँ पे जब 16 आ जाएगा तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ N14 और यहाँ पे क्या है N15 वाले यहाँ पे क्या है 2 हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर बात करूँ N14 और यहाँ पे अगर बात करूँ N14 वाले यहाँ पे कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे। ठीक, ये हमें यहाँ पे क्या है समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये फोर्थ जनरेशन में कुछ यानी क्या है इस टाइप का होगा। मीन्स यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखो जो थर्ड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन में अगर मैं हाइब्रिड डीएनए की बात करूँ तब भी यहाँ पे 2 हाइब्रिड डीएनए हैं। और जो फोर्थ जनरेशन में गया तब भी देखा मैं हाइब्रिड जो डीएनए वो कितने हैं 2 हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो कल्चर मीडियम होगा, कल्चर मीडियम में जो होगा उसकी जो डीएनए की कंटेंट होगा, उस डीएनए की कंटेंट जो होगा मीन्स उस डीएनए के जो आइसोटोप्स होंगे, उस डीएनए से रिलेटेड आइसोटोप्स से जो नई न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए होंगे उनकी जो यहाँ पे नंबर्स हैं वो क्या इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक, ये हमें यहाँ पे क्या समझ में आना चाहिए। यही एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या इस तरीके से प्रूव कर दिया। अच्छा, यहाँ पे हमें ये पता भी होना चाहिए, सेमी कंजर्वेटिव क्या बोला हमने, वो बताया कि एक पेरेंटल होता है और एक जिसे हमने क्या बोला कि जैसे ये यहाँ पे क्या ओल्ड स्टे, यहाँ पे अगर बात करूँ इस डीएनए से जो नया डीएनए बनेगा, एक डीएनए इस तरीके से बनेगा, एक डीएनए एक स्टैंड ये हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो देखो इस स्टैंड से कॉम्प्लीमेंट्री के थ्रू यहाँ पे क्या है न्यू स्टैंड यहाँ पे क्या है सिंथाइज्ड होता है। इसी तरीके से इस स्टैंड पे यहाँ पे बेसिस होंगे, इसी तरीके से इस बेसिस से कॉम्प्लीमेंट्री रूल के बेसिस पे, कॉम्प्लीमेंट्री रूल के बेसिस पे यहाँ पे नया जो यहाँ पे स्टैंड सिंथाइज्ड होगा उससे यहाँ पे क्या है नए डीएनए इस तरीके से बनते हैं। तो यहाँ पे आप देखो एक क्या है, ये हमारा क्या है पेरेंटल स्टैंड था, मीन्स ये पेरेंटल डीएनए था। अब यहाँ पे स्टैंड यहाँ पे 2 थे। अब इसमें अगर बात करूँ ये जो नए स्टैंड बने हैं यहाँ पे एक की बात करूँ तो एक तो पेरेंटल है और एक ऐसा है न्यूली सिंथाइज्ड है। तो जाहिर सी बात है एक पेरेंटल और दूसरा नया बन गया तो क्या हो गया सेमी हो गया। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगी। अब इस पे यहाँ पे क्या कुछ क्वेश्चंस बनते हैं वो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे कभी कभी ऐसे पूछते हैं, इन मिल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट आफ्टर ग्रोथ ऑफ 80 मिनट after growth of 80 minutes find out ratio of ratio between कर लो ratio between hybrid and light DNA। तो देखो जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया, ये बेसिकली
नीट में आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अभी यहाँ पे नीट में ऐसे पॉसिबिलिटी मीन्स ऐसे क्वेश्चन नीट में नहीं पूछे गए हैं, तो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, इन मेल्सन एंड इंस्टॉल एक्सपेरिमेंट आफ्टर ग्रोथ ऑफ 80 मिनट फाइंड आउट रेशियो बिटवीन हाइब्रिड एंड लाइट डीएनए। पहली चीज़ तो हम यहाँ पे इसे समझें कि 80 मिनट जब हो जाएंगे तो कितनी जनरेशन होगी। तो हमने क्या बोला कि एक जनरेशन कितने की होती है, वन जनरेशन जो होती है वो कितने की होती है, 20 मिनट की होती है। तो जाहिर सी बात है जब 80 मिनट हो जाएंगे तो कितनी जनरेशन हो जाएंगी। यहाँ पे अगर मैं 80 मिनट हो जाएंगी तो यहाँ पे कितनी जनरेशन हो जाएंगी, 4 जनरेशन हो जाएंगी। जाहिर सी बात है। यहाँ पे आप देखो जैसे यहाँ पे क्या है 20, फिर यहाँ पे 20, फिर यहाँ पे क्या है 20, फिर यहाँ पे क्या है 20, तो 20 यहाँ पे हो जाएगा 40, फिर यहाँ पे 60, फिर यहाँ पे 80। तो ये हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, फोर्थ जनरेशन यहाँ पे आएगी। और जो फोर्थ जनरेशन आएगी तो हमने क्या बोला था 2 की पावर n कर लीजिए। 2 की पावर n मतलब यहाँ पे कितना 16, यहाँ पे 2 की पावर यहाँ पे कितना कर लीजिए 4, 2 की पावर 4 किया तो यहाँ पे क्या 16। हमने क्या देखा था टोटल डीएनए कितने 16, तो हमने क्या देखा था यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब देखो ऐसा पूछा गया है तो नॉर्मल है कि जो एनसीईआरटी में उन्होंने जिस कल्चर मीडियम में ग्रो किया उसी लेवल पे क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ N14 और यहाँ पे अगर बात करूँ N15 वाले यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ N14 और यहाँ पे क्या N14 वाले यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 14 हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने पूछा गया है मतलब रेशियो पूछा गया है किसके बीच में, हाइब्रिड और लाइट के बीच में। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हाइब्रिड और यहाँ पे क्या है लाइट के बीच हाइब्रिड कितने हैं, तो N14 15 हाइब्रिड हो गए। और यहाँ पे लाइट कितने हैं, तो यहाँ पे कितने 14 हैं। तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा 1:7। तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा 1:7। तो यहाँ पे क्या ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक यहाँ पे अगर बात करूँ इस यहाँ पे एक्सपेरिमेंट जो है इसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ है, एक बार हम एनसीईआरटी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एनसीईआरटी में अगर हम देखें तो उन्होंने क्या लिखा है रेप्लिकेशन में उन्होंने क्या यूज किया है, उन्होंने पूछा है वाई, उन्होंने यहाँ पे एनसीईआरटी क्या बोल रही है, वाई प्रपोजिंग द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर डीएनए वाटसन एंड क्रिक हैड इमीडिएटली प्रपोज्ड ए स्कीम फॉर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। हमने क्या बोला था कि अगर ये पूछा जाए कि सेमी कंजर्वेटिव मतलब कि डीएनए के रेप्लिकेशन होने का आइडिया किसने दिया, तब भी आप क्या बोलोगे वाटसन एंड क्रिक। उन्होंने पूछ रखा, देखो उन्होंने पूछ रखा कि जाहिर सी बात हमें पता होना चाहिए कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने प्रपोज किया था, वाटसन एंड क्रिक ने। तो उन्होंने यही बोल रखा वाइल यहाँ पे क्या प्रपोजिंग द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर डीएनए वाटसन एंड क्रिक हैड इमीडिएटली प्रपोज ए स्कीम फॉर रेप्लिकेशन। उसी के साथ उन्होंने क्या है उसी से समय इमीडिएटली प्रपोज, उन्होंने रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए की स्कीम को उन्होंने क्या प्रपोज किया था उसी समय। अब उन्होंने क्या बोल रखा है, अब देखो उनका अगर एक ओरिजिनल स्टेटमेंट अगर देखें तो उन्होंने क्या बोला है, इट हैज नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस दैट द स्पेसिफिक पेयरिंग ही, पेयरिंग का मतलब यहाँ पे वही हुआ कि जो एक स्टैंड से जो दूसरा स्टैंड यहाँ पे बन रहा है तो जाहिर सी बात है उनके बीच में कॉम्प्लीमेंट्री रूल जो लगेगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री जब रूल लगेगा तो उनके बीच में क्या पेयरिंग होगी। यहाँ पे क्या है वी हैव यहाँ पे क्या फॉस्फुलेटेड इमीडिएटली सजेस्ट ए पॉसिबल कॉपिंग मैकेनिज्म। पॉसिबल कॉपिंग मतलब एक स्टैंड से जो दूसरा स्टैंड बनता है तो उसके जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं तो वही तो कॉपी होते हैं। जैसे एडेनिन के साथ यहाँ पे क्या आता है ग्वानिन, थायमिन के साथ यहाँ पे क्या साइटोसिन। तो यहाँ पे क्या पॉसिबल यहाँ पे क्या है पेयरिंग मैकेनिज्म फॉर जेनेटिक मटेरियल। ये ओरिजिनल स्टेटमेंट अगर मैं बात करूँ किसका था, वाटसन एंड क्रिक था, जो कि 1953 में उन्होंने पब्लिश किया था। अब देखो यहाँ पे उन्होंने और लिख रखा है, जैसे उन्होंने बोला था स्कीम सजेस्ट दैट 2 स्टैंड वुड सेपरेट, 2 स्टैंड होते हैं डीएनए के और वो क्या होते हैं सेपरेट होते हैं, एक्ट एज टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। एक जो स्टैंड होता है जो सेपरेट होते हैं तो एक स्टैंड जो सेपरेट हुआ उसे हम क्या बोलते हैं टेम्पलेट बोल देते हैं फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। जो नए कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो कॉम्प्लीमेंट्री रूल के थ्रू जो नया स्टैंड यहाँ पे क्या है सिंथेसिस होता है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन ईच डीएनए मॉलिक्यूल्स वुड हैव 1 पैरेंटल। हमने क्या बोला था एक पर जो जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो एक पैरेंटल होता है एंड 1 न्यूली सिंथेसाइज्ड स्टैंड होता है। दिस स्कीम, ये जो स्कीम होती है वह टर्म है सेमी कंजर्वेटिव। और इसी स्कीम को यहाँ पे क्या बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव, क्यों, क्योंकि एक पैरेंटल होता है और जो 1 न्यूली सिंथेसाइज्ड स्टैंड होता है। दिस स्कीम वाज टर्म एज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन।
ठीक, ये चीज़ हमें बताना चाहिए। इसके बाद अगर मैं आपको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया हुआ तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हमने बताया कि ये कैसे किया गया है। इसके बाद हम रेप्लिकेशन डिटेल में पढ़ेंगे। अब हमारा जो मेन टॉपिक आएगा वो रेप्लिकेशन आएगा। ये हमारा इसमें थोड़ी इंट्रो हुआ। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इसमें, अगर मैं बात करूँ तो मेन ये यहाँ पे एक्सपेरिमेंट था। जिसके बाद जो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम यहाँ पे क्या, रेप्लिकेशन पढ़ेंगे। रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन पढ़ेंगे।